So hi guys, welcome to my channel The U Factor. I'm back with the new concept of normalization, and this video is the continuation of the series of data mining and warehousing, and today I will go through the concept of normalization. तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? अगर आप रिकॉल कर सके नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा में, हमने पढ़ा था कि डेटा सोर्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन उसको डेटा क्लीनर में डाला जाता है, जहाँ पर डेटा क्लीनिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं हम. उसके बाद हम डालते हैं उसको डेटा इंटीग्रेशन में, देन वो जाता है डेटा सिलेक्शन में, देन वो आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ समवॉट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते थे कि कोई भी एट्रीब्यूट सेट, कोई भी डेटा पॉइंट्स को हम एक एक्सेप्टेबल और कंसिस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे. एक ऐसे डिफाइंड रेंज में उस डेटा का जो कॉस्ट है, उस डेटा का जो वैल्यू है, कितना भी वास्ट हो, हम उसको इस तरीके से स्केल डाउन करते थे, इस तरीके से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते थे ताकि वो उस यूज़र फ्रेंडली डिफाइंड रेंज में आ जाए और उसको फर्दर एनालाइज करने में, डीपली स्पेसिफिकली समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. इसलिए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन. इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इस बेसिस पे हम डेटा को स्केल डाउन कर सकते हैं. ठीक है, वी आई डैश इज इक्वल टू, मतलब वी आई डैश इज़ द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट. दिस इज़ द इनिशियल डेटा, ओरिजिनल डेटा पॉइंट जो आप दे रहे हैं, माइनस मिनिमम ऑफ एट्रीब्यूट सेट माइनस मैक्सिमम एट्रीब्यूट सेट माइनस मिनिमम ऑफ एट्रीब्यूट सेट इंटू न्यू मैक्स ए माइनस न्यू मीन ए प्लस न्यू मीन ए. ठीक है, तो कंसीडर एन एग्जाम्पल. ये आपका डेटा पॉइंट दिया हुआ है 73,600. मान लीजिए कि आपको इनकम है, कुछ भी है, आप कोई भी एट्रीब्यूट इससे एसोसिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब उस एट्रीब्यूट सेट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी दिया रहेगा आपको 98,000. मिनिमम में वो भी आपको पता रहेगा 12,000, यू विल नो. ओके, और आपको एक डेटा एलिमेंट जो आप रैंडम उठाए वो भी दिया है. ठीक है, और आपको यही बोल दिया है कि इसको स्केल डाउन इस तरीके से करना है कि ये 0 to 1 जो न्यू मिनिमम ए कॉमा न्यू मैक्सिमम में है, ये यूज़र फ्रेंडली डिफाइंड रेंज में इसको किसी भी तरीके से हटाना है. तो आप क्या करेंगे? तो ये फॉर्मूला में आप इसको पुट करेंगे एंड यू विल गेट वी आई डैश एग्जैक्टली इन दिस रेंज. तो आप देखिए, हमने फॉर्मूला में पुट किया एंड यू गॉट 0.76716 एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द स्केल्ड डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट 73,600. तो दिस इज कॉल्ड एज डेटा नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, और ये मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है इसको. ठीक है, देन आता है आपको जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन. जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन में हम स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन. अब इसमें क्या होता है, जो अपडेटेड डेटा वैल्यू होता है, डेटा पॉइंट होता है, वो होता है इनिशियल डेटा पॉइंट माइनस मीन एट्रीब्यूट अपॉन सिग्मा ए मीन सबको स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, देन आता है आपको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या करते हो आप उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेट से हर इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को लेते हो, आप मीन एट्रीब्यूट से सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस लेते हो एंड देन उसका एवरेज लेते हो. दैट कम्स आउट टू बी एस ए एंड वी आई डैश इज इक्वल टू वी आई माइनस मीन एट्रीब्यूट अपॉन एस ए. ठीक है, एग्जाम्पल बेसिक सा दिया हुआ है कि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो इनकम डिफाइन कर रहा है, वी आई अगेंस्ट 73,600 है. तो वी आई डैश आपको, अगर आपको मीन एट्रीब्यूट दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, यू विल ईजिली एबल टू नॉर्मलाइज दिस वैल्यू 73,600. तो ये होता है आपको जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन. अब मैं अगर बात करूँ, देखिए हमने पढ़ा दो मेथड यहाँ पर. हमने पढ़ा आपको मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन और हमने पढ़ा जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन. तो जब भी हम 2-3 प्रोसीजर्स पढ़ते हैं तो कंक्लूजन में ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा अच्छा है. तो वो यहाँ पर एनालाइज करते हैं. देखिए, आप 4 डेटा पॉइंट लीजिए, 1, 2, 3, 90. ठीक है, अब इसमें सबसे ऑड वन आपको क्या लग रहा है? 90 लग रहा है. क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप अगर इसका मीन लेंगे तो बहुत डिफ्लेक्टेड टाइप का मीन आएगा, बहुत स्कैटर्ड मीन आएगा, और वो स्कैटर्ड मीन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये पर्टिकुलर वैल्यू है 90. क्योंकि ये जो 90 है ये इन 1, 2, 3 जो डेटा पॉइंट्स है इसके प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दूर है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आउटलायर. इसको बोलते हैं आउटलायर. तो ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं एट्रीब्यूट्स में जब हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं. तो हमारा सोल पर्पस क्या होता है कि उस आउटलायर का इफेक्ट ना पड़ पाए लास्ट में. ठीक है, तो जो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन है, जो मीन डेविएशन और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और एट्रीब्यूट मीन का यूज़ करते हैं, जो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड है ये ज़्यादा रोबस्ट है टू आउटलायर्स. ठीक है, ये आउटलायर्स के इफेक्ट को हावी नहीं होने देता, इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड मेथड, दैट इज द जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड, इज द बेस्ट मेथड एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड.
ओके, अब आता है आपके पास, नाउ इट कम्स डेसिमल स्केलिंग। डेसिमल स्केलिंग में क्या होता है, जो आपका अपडेटेड वैल्यू है वो होता है वी आई अपॉन 10 पावर जे। नाउ ये जे क्या है, आप एक एट्रीब्यूट सेट लीजिए -99 और 9, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 2, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 1, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है आप वो लीजिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है क्या 2 है, तो वो जो 2 है वही जे हो जाता है। तो आप इंडिविजुअल डेटा पॉइंट को लीजिए और उसको 100 से डिवाइड कीजिए 10 स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी योर नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। इतना सिंपल है ये, ठीक है। -99 अपॉन 100 0.99 -0.99, ये हो जाएगा आपको 0.09। सो दीज आर द टू नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंट्स इन दिस एट्रीब्यूट सेट। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने दिया है, आप देख सकते हैं -273 और 4866, 4 है तो 10 पावर 4 4 0, तो ऐसे, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, तो किसी भी डेटा को डीपली या स्पेसिफिकली विजुअलाइज या एनालाइज करने के लिए हम एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं पिक्टोरियली, ताकि वो ईजिली मतलब अंडरस्टैंडेबल हो सके। उसी चीज़ को हम स्कीमा बोलते हैं। बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर डीपली एनालाइजिंग द डेटा वैल्यूज इज टर्म्ड एज स्कीमा। ओके, अब स्कीमा में भी 2-3 तरीके के स्कीमा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्टार स्कीमा, फिर स्नोफ्लेक स्कीमा, और उसके बाद आएगा आपको फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा, ठीक है। और देखेंगे कौन बेहतर है और ज़्यादा कौन कॉम्प्लेक्स है। तो स्टार स्कीमा, पहले आपको ये समझना होगा कि स्कीमा पढ़ने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको समझना होगा, ठीक है। मैं आपको ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूँ, पर मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उसका एक ओवरव्यू इतना अच्छे से ले सके कि आप उसके बैक कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाएं, ठीक है। तो एक होता है फैक्ट टेबल और एक होता है डायमेंशन टेबल, ठीक है। जो फैक्ट टेबल होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ फैक्ट्स, और वी कैन से मेजर्स ऑफ फैक्ट्स। मेजर्स ऑफ फैक्ट्स आप समझ पा रहे होंगे, इट कंसिस्ट द जिस्ट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। डिटेल्ड एनालिसिस जो होता है डेटा का, मतलब वो डेटा किससे डील करना चाह रहा है, मेजर्स, ठीक है। व्हाट आर द मेजर्स पॉइंट्स दैट आर कंसिस्टिंग इन दैट फैक्ट, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स कंटेन करता है जो होता है वो फैक्ट टेबल होता है, ठीक है। एंड ये जो फैक्ट्स होता है, मेजर्स ऑफ फैक्ट्स होता है, इसी को हम फॉरेन कीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरेन कीज, ठीक है। और इनसे रिलेटेड इंडिविजुअली, इनसे जो एसोसिएटेड रहते हैं, जो जो स्मॉल टेबल्स आपको दिख रहे हैं, बॉक्सेस, उसको बोलते हैं डायमेंशन टेबल्स, एंड दे कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ दोज फैक्ट्स विच आर कंसिस्टिंग इन दैट फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल में फैक्ट्स है और डायमेंशन टेबल में प्राइमरी कीज है, फॉरेन कीज नहीं है, प्राइमरी कीज है, यानी एट्रीब्यूट्स है उन फैक्ट्स का। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपको डेटा को एनालाइज करने का। आपने सारे फैक्ट्स और डेटा को, सारे डिटेल्ड समराइज्ड मेटा डेटा सारे को आपने फैक्ट टेबल में रख दिया, और इन चारों एसोसिएशन में आपने प्राइमरी कीज रखा, यानी आपने उन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को दर्शाया है इन चारों एसोसिएशंस के द्वारा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन टेबल। एक भी डायमेंशन टेबल यहाँ पर आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपको नोट करना होगा, क्योंकि यही हम नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट जो स्नोफ्लेक स्कीमा होगा उसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। जो स्नोफ्लेक स्कीमा होता है, इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यानी एक डायमेंशन टेबल दूसरे डायमेंशन टेबल से लिंक्ड है और हो सकता है। ये हमने स्नोफ्लेक स्कीमा में देखा। स्टार स्कीमा में ऐसा नहीं था, सारे इंडिविजुअल डायमेंशन टेबल थे, सारे ऑटोनोमस थे, सारे का अपना इंडिपेंडेंसी था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर you can derive other dimension tables from particular one dimension table, and hence आप बोल सकते हैं कि आप स्नोफ्लेक स्कीमा का, इस पर्टिकुलर स्कीमा का, इस पर्टिकुलर फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के मिक्सचर को, क्लस्टर को, आप इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक डायमेंशन टेबल से दूसरा डायमेंशन टेबल बना दे रहे हैं। उस डायमेंशन टेबल वो कहीं लिंक होगा फैक्ट टेबल से, देन उस डायमेंशन टेबल से कोई और डायमेंशन टेबल लिंक होगा। तो बेसिकली जो प्राइमरी कीज है वो भी आपस में एसोसिएटेड टाइप लग रहे हैं, और दे आर मेजरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स, ठीक है, कि जो जो एट्रीब्यूट्स, जो जो एट्रीब्यूट्स हैं जो सिग्निफिकेंस रखते हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट्स में, जो ये फैक्ट टेबल के अंदर है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है आगे फर्दर एनालाइजेशन के लिए, ठीक है। तो स्नोफ्लेक स्कीमा इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एंड स्नोफ्लेक स्कीमा कब स्टार स्कीमा बन जाता है, ये तब बन जाता है जब सारे डायमेंशन टेबल जो होते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं। एक्चुअली क्या होता है, जो स्टार स्कीमा था उसमें सारे डायमेंशन टेबल्स में नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज होती थी, सारे फैक्ट टेबल में भी और डायमेंशन टेबल में भी नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज होती थी, ठीक है। स्नोफ्लेक स्कीमा में ऐसा नहीं होता है, और जब ऐसा हो जाएगा, यानी जब डायमेंशन टेबल में नॉर्मलाइज्ड प्राइमरी कीज
रखी जाएंगी तब स्नोफ्लेक स्कीमा और स्टार स्कीमा कोइंसाइड कर जाता है और दोनों को हम एक बोलते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था स्नोफ्लेक स्कीमा में। अब आता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। बेसिक है, कुछ नहीं है ये, उसी का मिक्सचर है मैं बोल सकता हूँ। दोनों फैक्ट टेबल, मतलब दोनों फैक्ट टेबल बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होते हैं, मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स होते हैं, एक तरीके से कॉन्स्टलेशन के रूप में आपको दिख रहा होगा। और इसका जो कंप्यूटेशन प्रोसीजर है वो कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसका डिज़ाइन ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये फैक्ट टेबल है, इसके 4 डायमेंशन टेबल है, इसके भी 4 डायमेंशन टेबल है, और ये जो 2 डायमेंशन टेबल है वो आपको कॉमन दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से मेजर्स ऑफ फैक्ट्स कंटेन रहते हैं आपको फैक्ट टेबल में। डायमेंशन कीज़ में प्राइमरी कीज़ रहते हैं, प्राइमरी कीज़ भी आपस में एक तरीके से कॉमन एसोसिएशन रखते हैं फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्नोफ्लेक में, ठीक है। और वी कैन से कि दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर डायमेंशन टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपको फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। बेसिक था, स्कीमा कुछ नहीं था, ये एक बेसिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हमने स्नोफ्लेक स्कीमा देखा, सॉरी स्टार स्कीमा देखा, देन स्नोफ्लेक स्कीमा देखा, देन फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा देखा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिससे हम डेटा को एनालाइज और विजुलाइज करने के लिए उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में। थैंक यू, स्टे ट्यून।